वेलकम टू माय चैनल फिनसाइड। फिनसाइड में आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में डिटेल्स जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पहला हमें जानना होगा व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, पर्पज ऑफ स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, उसका पर्पजेस क्या है, उसका रेगुलेटरी बॉडी क्या है, उसका स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में कितने सारे एक्सचेंजेस है और कौन से एक्सचेंज में एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करके या फिर स्टॉक बाइंग और सेलिंग करना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटरी बॉडी कौन है, उसका इंडेक्स क्या है और वो कैसे काम करता है फॉर कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में पहला पॉइंट है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? तो स्टॉक मार्केट्स refer to public markets where the issuing, buying and selling stocks that trade on stock exchange or over the counter। स्टॉक मार्केट एक ऐसे जगह है जहाँ पे पब्लिक के लिए खुला होता है, पब्लिक वहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर सकता है स्टॉक का। और वो कौन सा स्टॉक होता है? कंपनी का जो पहले स्टॉक इशू होता है वो ही स्टॉक को, एक ब्रांडेड कंपनी का स्टॉक वो इजीली वहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर सकता है, उसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। जैसे कि ग्रोसरी मार्केट होता है, फूड मार्केट होता है, या फिर कोई भी गारमेंट शॉप को जाके क्या करता है, एक बायर वहाँ पे बाय करता है और एक सेलर वहाँ पे सेल करता है। उसी तरह स्टॉक मार्केट एक प्लेस है, एक मार्केट है जो पब्लिक के लिए प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होता है स्टॉक का। और वहाँ पे एक्सचेंज में सब कुछ काम ऑनलाइन बेसिस में होता है। It gives companies the ability to quickly access capital from the public। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनी के लिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनी के लिए प्रोवाइड करता है कैपिटल। कहाँ से? मतलब पब्लिक से वो कैपिटल कलेक्ट कर सकता है। इशूइंग द शेयर्स, इट इज़ अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल ऑफ सच इन्वेस्टेबल एसेट्स। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक इन्वेस्टर क्या कर सकता है, पहले भी मैंने बताई हूँ, बाय और सेल कर सकता है जो भी उसका मनपसंद स्टॉक है या फिर शेयर है, जो कंपनी पहले से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या फिर रजिस्टर्ड है, उसी कंपनी का वो शेयर बाय और सेल यहाँ पे कर सकता है। वो बहुत ही इजीली आप अपने घर पे बैठ के स्टॉक मार्केट के थ्रू आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय या फिर सेल करके प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो पर्पज ऑफ स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्या फैसिलिटीज देता है कंपनी को? टू प्रोवाइड द कैपिटल, जो कैपिटल कंपनी को चाहिए फंड रेज करने को, जो उसे चाहिए, तो वो चाहे तो बैंक से भी लोन ले सकता है, लेकिन वहाँ पे उसे इंटरेस्ट देना होगा और उसे कुछ मॉर्गेज देना होगा, कुछ गारंटी देना होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट के थ्रू में वो इजीली क्या कर सकता है, अपनी फंड को रेज कर सकता है और उसका बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। सपोज एक एग्जाम्पल लेके हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। इफ़ ए कंपनी नीड्स 10,000 एज कैपिटल, सपोज एक कंपनी को, नॉर्मली कंपनी को 10,000 नहीं होता है, मतलब कंपनी अगर लिस्टिंग होता है स्टॉक मार्केट में तो वहाँ पे करोड़ों के रुपए की ज़रूरत पड़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको बता रही हूँ, एक कंपनी को सपोज अगर 10,000 का कैपिटल ज़रूरत है एंड फॉर शेयर वैल्यू 10 रुपीज़ इनिशियली वैल्यू है। शेयर वैल्यू इनिशियली क्या है? 10 रुपीज़। मतलब वो 10,000 रुपीज़ को वो तो डायरेक्ट एक बंदे से तो नहीं ले सकता, एक इन्वेस्टर से तो नहीं ले सकता है, और सबके पास भी 10,000 होगा या फिर नहीं होगा। तो वो क्या कहते हैं, छोटा छोटा वैल्यूज़ में उसे डिवाइड कर देता है। तो पर शेयर वैल्यू यहाँ पे सपोज उसने 10 रख लिया, मतलब एक वैल्यू हो गया शेयर का 10 रुपीज़ हो गया। तो नंबर ऑफ़ शेयर यहाँ पे कितने इशू करने को ज़रूरत पड़ेगा? उसको ज़रूरत पड़ेगा 10,000 डिवाइडेड बाय ₹10। ये जो 10,000 डिवाइडेड बाय ₹10 है, यहाँ पे मैं येलो मार्क कर रहा हूँ, देखिए अब हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय पर शेयर वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ शेयर। तो उस कंपनी को 1000 शेयर इशू करने को ज़रूरत है। उसके बाद क्या होगा, वो 1000 शेयर जो वो इशू करेगा वो स्टॉक मार्केट के थ्रू ही इशू होगा। और कोई भी इन्वेस्टर चाहे तो 10,000 शेयर 1000 शेयर परचेज कर सकता है, या फिर उनमें से 1, 2, 3, 4 वो अपने हिसाब से शेयर परचेज या फिर बाय कर सकता है। अगर नेक्स्ट पार्ट हम देखें उसी पर्पज ऑफ स्टॉक में, तो इन्वेस्टर कैन प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक। इन्वेस्टर क्या कर सकता है, ना प्रॉफिट मेकिंग कर सकता है। कहाँ से? स्टॉक से। कैसे करेगा?
सबको पता है अगर किसी भी चीज़ में प्रॉफिट करना है, एक बिजनेसमैन को पूछा जाए प्रॉफिट कैसे होगा, तो सेलिंग प्राइस अगर बाइंग प्राइस से हाई हो गया और सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस हो गया तो वो जो डिफरेंस है अमाउंट का वो उसका प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है, एक नॉर्मल बिजनेस में जैसे होता है सेलिंग प्राइस हाई और बाइंग प्राइस लो होना चाहिए, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है। तो सेलिंग दैट स्टॉक इन हायर रेट, सपोज एक इन्वेस्टर के पास एक शेयर है टाटा मोटर का, उसका बाइंग प्राइस सपोज ₹50 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके आपको लोग को बता रहा हूँ। टाटा मोटर का उसके पास एक शेयर है, बाइंग प्राइस उसने ख़रीदा है किसमें, मतलब ₹50 पर शेयर उसने परचेज किया है। फिर उसका सेलिंग प्राइस सपोज आफ्टर 2 मंथ्स हो गया ₹150। तो यहाँ पे कितने रुपीज़ बढ़ गया, ₹100 का उसको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ₹100 प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, 150 माइनस ₹50। तो यहाँ पे उसको ₹100 का प्रॉफिट हो गया विदिन 2 मंथ्स। उसी तरह से इन्वेस्टर क्या करेगा, मतलब एक शेयर तो नहीं परचेज करेगा, अगर उसे अच्छा रिटर्न चाहिए तो वो यहाँ पे अगर 100 शेयर मतलब 100 शेयर परचेज कर लिया तो 100 इंटू 150 यहाँ पे हो गया 15,000 और 15,000 सेलिंग प्राइस में वो उसको क्या कर देगा, परचेज सेल कर देगा। तो 100 शेयर उसने सपोज परचेज किया, तो 100 शेयर को उसने अगर परचेज किया ₹50 में, तो 100 इंटू 50 हो गया 5,000। फिर उसको वो जो सेल करेगा ₹150 में, तो वो 15,000 हो गया। 15,000 मतलब 15,000, 15,000 माइनस 5,000, यहाँ पे उसको 10,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जहाँ पे रेगुलर बेसिस में डिविडेंड्स मिलता है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब होता है एक गिवन अमाउंट ऑफ मनी फॉर शेयर ऑफ स्टॉक समवन ओन्स मीन्स शेयर होल्डर। स्टॉक जो ओन करता है उसे स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और एक शेयर होल्डर अगर कोई ऐसे कंपनी का स्टॉक होल्ड कर रहा है जहाँ पे उसको एक डिविडेंड मिल रहा है, और डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट के ऊपर मिलता है, और प्रॉफिट जो कैलकुलेशन होता है कंपनी का उस हिसाब से क्वार्टरली बेसिस में डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। उसे इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है, फाइनल डिविडेंड भी हो सकता है। एक प्रॉफिट का एक पार्ट जो है वो शेयर होल्डर को प्रोवाइड करता है कंपनी, क्योंकि शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का वन टाइप ऑफ ओनर होता है, क्योंकि कंपनी का शेयर को वो होल्ड करता है। जैसे नॉर्मली देखा जाए इन्वेस्ट का मतलब क्या होगा, इन्वेस्ट का मतलब हम एक मनी किसी भी छोटे मोटे बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करते तो अगर वो बिज़नेस चलता है, मतलब लॉन्ग रन बेसिस में वो बिज़नेस अच्छा रिटर्न देता है तो प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट होगा तो वो जो भी बंदा पर जो भी इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो उससे भी उसका शेयर वैल्यू मिलेगा, मतलब प्रॉफिट का कुछ शेयर मिलेगा। यहाँ पे भी इन्वेस्टर यहाँ पे कंपनी का एक ओनर के हिसाब वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, ना कि लोन दे रहा है बिजनेस को। तो वो कंपनी का शेयर खरीद रहा है, मतलब वो कंपनी का शेयर होल्डर है और यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो कंपनी का अगर प्रॉफिट होगा तो उसे डिविडेंड मिलेगा, और प्रॉफिट होगा तो शेयर प्राइस हाई होगा, वो सेल करके वहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग कर सकता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी लॉस में चल रहा है, तो वो शेयर होल्डर का क्या होगा, लॉस ही होगा। तो वहाँ पे वो एक बिजनेस ओनर के हिसाब से यहाँ पे ट्रीट होता है, ना कि यहाँ पे कोई मनी लेंडर के हिसाब से वहाँ पे ट्रीट होता है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेस है जहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट में बायर एंड सेलर कम टुगेदर टू ट्रेड स्टॉक्स ड्यूरिंग द स्पेसिफिक आवर्स ऑफ बिजनेस डेज। बिजनेस डेज के अंदर स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, बायर एंड सेलर इकट्ठा होते हैं और ट्रेड करते हैं स्टॉक मतलब वो जो शेयर उसने होल्ड किया है। अगर कोई बायर होगा तो ऑब्वियसली एक सेलर भी होगा, बिना कोई बायर का बिना कोई सेलर का तो मार्केट चलता नहीं है। तो अगर कोई बेचेगा तो कोई परचेज भी करेगा, कोई परचेज करेगा तो कोई बेचेगा। तो बायर और सेलर के लिए वो जो प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि ग्रोसरी मार्केट हो गया, फ्रूट मार्केट हो गया, हम लोग रिलायंस फ्रेश में जाता है, मॉल में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ पे सेलर भी होते हैं, और वो हम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म या फिर प्लेस होता है जहाँ से हम बाय करते हैं, और वो जो सेलर होता है हमको सेल करता है। उसी तरह के स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है,
सेल होता है, मतलब स्टॉक का सेल होता है और वहाँ पे स्टॉक का बाय भी होता है। तो वो कौन से टाइमिंग में होता है, एक स्पेसिफिक आवर्स होता है, वो स्पेसिफिक आवर्स यहाँ पे मेंशन की गई है। और अब बिजनेस डेज पे होता है। स्पेसिफिक आवर मतलब क्या है, मतलब वो टाइमिंग होता है। और स्टॉक एक्सचेंज का टाइमिंग होता है क्या, मतलब 9:15 से लेके, दिन का 9:15 से लेके वो कंटिन्यू करता है 3:30 तक। मतलब सुबह का 9:15 में 9:15 में अगर स्टार्ट हुआ स्टॉक एक्सचेंज का टाइमिंग, वो कंटिन्यू करेगा 3:30 तक, मतलब 3:30 PM के तक, वहाँ तक स्टॉक एक्सचेंज कंटिन्यू। रेगुलर डे में नहीं होता है। यहाँ पे मैंने जहाँ पे मेंशन किया है स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस डेज मीन्स मंडे में स्टार्ट होके वो फ्राइडे तक चलता है। सैटरडे और संडे वीकेंड दोनों ही वो क्लोज रहता है स्टॉक मार्केट। तो अगर कोई इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में बाई या सेल करना चाहता है तो वो मंडे से लेके फ्राइडे तक 9:15 से लेके 3:30 तक वो अपना शेयर को बेच सकता है या फिर सेल करके प्रॉफिट गेन कर सकता है। अभी हम जानते हैं लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंज कितने इंडिया में हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक एक्सचेंज के नाम लिखे हैं। BSE कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ऑफ लिमिटेड, NSE लिमिटेड, NSE IFSC लिमिटेड। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पे ही हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं। इंडिया में ये स्टॉक एक्सचेंजेस अवेलेबल है। पहले बहुत सारे से थे लेकिन अब कम हो गया है। ये कुछ स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे बाइंग एंड ट्रेडिंग होता है शेयर का। तो अगर मेन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा जाए, मेन है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। यहाँ पे मैंने हाईलाइट की है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। ये स्टार्ट हुआ था 1875 में मुंबई में। और NSE जो है ये भी एक मेन स्टॉक एक्सचेंज है। ये स्टार्ट हुआ था 1992 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE, इन्वेस्टर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों में ही शेयर का ट्रेडिंग कर सकता है। और शेयर का ट्रेडिंग करने के लिए उसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर NSE के थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना। अब जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था। उसका फाउंडर है मिस्टर प्रेमचंद रॉयचंद। उन्हें बिग बुल या फिर कॉटन किंग के नाम से जाना जाता है या फिर बुलियन किंग के नाम से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे ओल्डेस्ट और फास्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स। मैंने पहले कहा था हमें इंडेक्स के बारे में जानना है। तो आप लोग न्यूज़पेपर में हो या फिर न्यूज़ चैनल में हो, आप लोग सुने होंगे सेंसेक्स आज इतने पॉइंट से उछला या फिर सेंसेक्स में आज गिरावट आई। तो वो सेंसेक्स क्या होता है, मतलब सेंसेक्स एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब जैसे गाड़ी आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपको इंडिकेटर मिलता है, आपको बाएं जाना है या फिर दाएं जाना है या फिर लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है या फिर यू टर्न लेना है। उसके लिए आप इंडेक्स का यूज़ करते हैं, इंडिकेटर का यूज़ करते हो। उसी तरह इसे स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर कहा जाता है। मतलब इंडेक्स मतलब वन टाइप ऑफ इंडिकेटर है स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स के थ्रू पता चलता है कि आज का मार्केट कितना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर सेंसेक्स का पॉइंट हाई जा रहा है इसका मतलब आज मार्केट पॉजिटिव है और रिटर्न भी अच्छा दे रहा है। अगर सेंसेक्स रेड मार्क दिखा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, तो इसका मतलब सेंसेक्स आज नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, नेगेटिव में है। तो सेंसेक्स 30 उसे क्यों कहा जाता है? 30 इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे रेगुलर बेसिस में जो सारे कंपनी का स्टॉक लिस्टिंग है, जो सारे कंपनीज लिस्टेड है, उनका जो परफॉर्मेंस बेसिस होता है उस परफॉर्मेंस बेसिस में उन्हें सेंसेक्स में ऐड किया जाता है। जो आज का टॉप गेनर होंगे उन्हें वहाँ पे सेंसेक्स में दिखाई जाएगा। तो 30 का मतलब 30 कंपनीज,
30 कंपनीज का जो टॉप गेनर कंपनी जो होता है टुडे बेसिस में रेगुलर ये चेंज होता है। मतलब आज अगर टाटा मोटर 30 के अंदर है तो कल टाटा मोटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है उसी दिन का परफॉर्मेंस के ऊपर, वो स्टॉक का कितना अच्छा परफॉर्मेंस वो आज के दिन में दिखा रहा है। हम जानते हैं एनएससी के बारे में। एनएससी क्या है और वो कैसे स्टार्ट हुआ। एनएससी 1992 में आप लोग सुना होगा, हर्षद मेहता का स्कैम। वो बहुत बड़ा स्कैम था उस टाइम पे, और वो उसका फेमस डायलॉग आप मूवी में भी दिखे होंगे, सोनी लिव में। स्कैम 1992 क्या डायलॉग था, रिस्क है तो इश्क है। तो वो उस टाइम में क्या है, हर्षद मेहता ने जो बहुत बड़ा स्कैम किया तो उसके वजह से बहुत सारे इन्वेस्टरों का लॉस हो गया और मार्केट का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। लोग डरने लगे, जो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। कुछ लोग अपने लाइफ को भी रिस्क में डाल दिया, कुछ लोग इस तरह से बर्बाद हो गए कि पहले मतलब रिटर्न ही नहीं कर पाया, अपने नेचुरल लाइफ को ठीक से वो जी नहीं पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, आरबीआई ने सोचा कि ये हमको एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज बनाना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो बहुत सारे फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है और ये बिजनेसमैन के थ्रू चल रहा है। तो हमको ऐसा एक स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर को देना चाहिए जिसके थ्रू हम ऐसे कर सकते इन्वेस्टर को स्टॉक एक्सचेंज से डर ना लगे। और ये जो बैड न्यूज़ मार्केट में खेल गया है कि स्टॉक एक्सचेंज एक बैड प्लेस है और बैड एरिया है जहाँ पे हम स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो हम लॉस ही लॉस करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो उसके लिए एनएससी स्टार्ट हो गया जो 1992 में हुआ। और उसके जो फाउंडर है वो है विक्रम लिमाय, और वो अभी भी वो एमडी और सीईओ है एनएससी के। और वहाँ पे स्टार्ट हुआ पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का मतलब है, पहले होता है फिजिकल बॉन्ड, जैसे आपको बैंक में एक मिलता है वैसे ही फिजिकल एक बॉन्ड मिलता था। अगर आप एक शेयर परचेज किए तो वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको मिलता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो उसका कुछ डिमेरिट स्टार्ट हो गया, इसीलिए पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया। मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसे आपको प्लास्टिक मनी यूज़ करते हैं अभी के डेट में, एटीएम कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, डेबिट कार्ड हो गया, फ़ोन पे के थ्रू आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाता है, आपको एक अमाउंट ही लिखा जाता है, कोई फिजिकल अमाउंट नहीं आता है। उसी तरह से आप अगर कुछ कंपनी का शेयर परचेज किए या फिर सेल किए तो वो शेयर वैल्यू जो होता है और नंबर ऑफ़ शेयर वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके मेल आईडी या फिर मैसेज, ईमेल आईडी मैसेज को वो प्रोवाइड किया जाता है या फिर सेंड की जाती है। और एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका इंडेक्स यहाँ पे देखिए हाईलाइट हुआ है, निफ्टी 50 उसे कहा जाता है, उसे निफ्टी बोली कहा जाता है। इंडेक्स को यहाँ पे हम लोग निफ्टी कहते हैं और निफ्टी 50। वहाँ पे जैसे सेंसेक्स 30 था, सेंसेक्स 30 का मतलब क्या था, मतलब 30 मेजर कंपनी जो आज के डेट में मतलब आज वो उनका परफॉर्मेंस लेवल बहुत हाई है और वो टॉप गेनर्स है। उसी तरह यहाँ का इंडेक्स जो है एनएससी का उसे निफ्टी कहते हैं और 50 इसीलिए क्योंकि 50 मेजर कंपनी यहाँ पे लिस्टेड जो है वो 50 मेजर कंपनी अपने परफॉर्मेंस के बेसिस में डेली बेसिस में यहाँ पे चेंज होता है। तो 50 कंपनी का जो वैल्यूज़ है निफ्टी के थ्रू वो दिखाई देता है, तो उसे निफ्टी 50 हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट। एनएससी और क्या प्रोवाइड करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट। इसके पहले भी मैंने अभी बोला पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होता है, मतलब आप ऑनलाइन बेसिस से यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं एनएससी के थ्रू। और यहाँ पे स्टार्ट क्या हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट जो ईमेल आईडी पे आता है या फिर आपके पास ईमेल आईडी के थ्रू हो या फिर एसएमएस के थ्रू हो, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको प्रोवाइड की जाती है। अब जानते हैं व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक क्या है, स्टॉक इज द कैपिटल हु इज रेज्ड बाय कंपनी फ्रॉम जनरल पब्लिक थ्रू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर्स अलॉटमेंट के थ्रू जनरल पब्लिक से कंपनी क्या करता है, कैपिटल कलेक्ट करता है। क्यों,
उसको टर्नओवर बढ़ाना है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है। तो इसीलिए एक कंपनी क्या करता है, जो अगर उसे कैपिटल चाहिए एक्स्ट्रा एक्सपांड करने के लिए कंपनी को, तो वो जनरल पब्लिक से तो ऐसे पैसे नहीं मांग सकता, वो स्टॉक के थ्रू, शेयर के थ्रू इशू करता है, अलॉटमेंट करता है और पब्लिक से अमाउंट कलेक्ट करके उसका कैपिटल या फिर फंड रेज करता है। स्टॉक कितने तरह से होते हैं। पहला तो आ गया आईपीओ। अगर इनिशियली एक कंपनी अपने आप को इनिशियली पोजीशन में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो वो जो इशू करेगा उससे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये इनिशियली अगर मार्केट में आ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को वो कंपनी लिस्टेड कर रहा है, तो वो शेयर को आईपीओ के थ्रू ही इशू कर सकते हैं, उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। नेक्स्ट पार्ट है इक्विटी शेयर। जो शेयर मार्केट में हम लोग बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं उसे बोलते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। आप उसे आज के डेट में अगर टाटा मोटर्स हुआ, महिंद्रा का हुआ या फिर रिलायंस का हुआ, 10 शेयर आपने बाय किए हैं, आप चाहे तो 2 साल के लिए उसे होल्ड करना चाहते हैं, आपको लग रहा है 2 साल के बाद उसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको या फिर 200% रिटर्न मिलना है, तो आप उसे आराम से होल्ड कर सकते हैं, उसका कोई एक्सपायरी डेट है ही नहीं। उसी तरह डेरिवेटिव्स होता है। डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या होता है, एक वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एक्सपायरी डेट होता है। इक्विटी शेयर में जैसे एक्सपायरी डेट नहीं होता है, आप कुछ महीने के लिए उसे या फिर 2 साल 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस में आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव में आपको उस तरह का फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होता है। डेरिवेटिव में आप जो भी शेयर बाय करें या फिर सेल करना चाहते हैं, वो विद इन दैट पीरियड, जो पीरियड वहाँ पे मेंशन होगा, वही पीरियड के हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो पीरियड मेंशन होगा, वह एक्सपायरी डेट मेंशन होगा, उसी के अंदर ही आपको विद इन दैट पीरियड आपको वो शेयर को सेल करना है। आप ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करके नहीं रह सकते हैं, उसे हम डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ गया रेगुलेटरी बॉडी। अगर हमको पता चल गया स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं, स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या होता है, पर्पज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एक इन्वेस्टर कैसे बाय और सेल करता है, तो अब ये भी तो जानना है यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी है या फिर नहीं है। जैसे बैंक का रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह एक रेगुलेटरी बॉडी हम लोग का स्टॉक एक्सचेंज में भी है, स्टॉक मार्केट में भी है, जो टोटल स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट को हैंडल करता है। उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये स्टार्ट हुआ 1992 में, उनके हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया था 1992 में, तो उसके वजह से आरबीआई को लगा कि स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट में भी एक रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए, तो उसकी वजह से सेबी एक्ट 1992 में स्टार्ट हो गया। और सेबी एक्ट के अंडर क्या होता है, मतलब पूरा स्टॉक मार्केट क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है, सारे इन्फॉर्मेशन कस्टमर को टू द पॉइंट मिलता है, एसएमएस के थ्रू हुआ या फिर मेल के थ्रू हुआ। विदाउट द कस्टमर नॉलेज कुछ भी काम यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे प्रेफरेंस लेवल होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है और कस्टमर को ईच एंड एवरी चीज़ें उन्हें जानने को मिलता है। वो कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल कैसा है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ है, उसका Q1 में कितना प्रॉफिट हुआ, Q2 में कितना प्रॉफिट हुआ, ये डिटेल्स हो, या फिर कंपनी का मैनेजमेंट प्रोसेस कितना है, वो क्या एक्सपेंड करना चाहता है, वो सब कुछ सेबी एक्ट के अंदर कस्टमर को मिलता है। तो यहाँ पे स्कैम का लेवल जो है, फ्रॉड का लेवल है, वो बिल्कुल ही बोला जाए तो पूरा नीचे हो गया है और होना का मतलब होना बहुत ही कम हो चुका है। तो सेबी एक्ट क्या करता है, सेबी एक्ट के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है, पूरा का पूरा इंडिया का स्टॉक मार्केट को वो रेगुलेट करता है और इन्वेस्टर को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से इन्वेस्टर को डरने की ज़रूरत नहीं है और इन्वेस्टर इजीली एक ऑर्गेनाइज मार्केट में अपना स्टॉक बेच भी सकता है और ख़रीद भी सकता है। गया बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट।
तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के जानने के बाद मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि आप स्टॉक से कैसे प्रॉफिट गेन करते हैं। आपको लग रहा होगा नहीं, बैंक में एफडी में जिस तरह से हम लोग को एक वैल्यूएबल अमाउंट मिलता है, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है 6% एफडी में या फिर सेविंग्स में 4%, यहाँ पे कैसे आपको रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट रेट में मिलता है या फिर किस तरह से। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक्सेल चार्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक जो है, आईसीआईसीआई बैंक का अप्रैल के महीने में उसका स्टॉक का प्राइस था कितना ना, 270 रुपीज़ था। और मई 12 में उसका प्राइस कितना हो गया, 312 हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, एक महीने भी हुआ नहीं, सिर्फ 12 दिन में डिफरेंस कितना हो गया अप्रैल के महीने से यहाँ पे लेके, तो ये 42 रुपीज़ का डिफरेंस हो गया। उसी तरह अगर 19 मई को देखें तो प्राइस हो गया 300 और 300 यहाँ पे 312, मतलब यहाँ पे प्राइस आपका माइनस फिगर में दिखा रहा है, -12। तो यहाँ पे देखिए 10/11/2020 मतलब नवंबर को 10 तारीख को ये हो गया 484 प्राइस स्टॉक का आईसीआईसीआई बैंक का, और 18 दिसंबर को उसका प्राइस हो गया 517। तो अगर एक इन्वेस्टर अप्रैल के महीने में आईसीआईसीआई बैंक का एक शेयर परचेज करता है या फिर बाय करता है 270 में, और उसे 18 दिसंबर 517 तक उसे होल्ड करता है, तो उसका टोटल कितना प्रॉफिट हो जाता है, 247। अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 247 उसका प्रॉफिट हो गया। तो 247 अगर प्रॉफिट हो गया तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है, ये नॉर्मली किसी भी बच्चे को पूछो तो वो बता देगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बाइंग प्राइस इंटू 100। तो 91% का आपको प्रॉफिट मिलता है कितने दिनों में, अप्रैल से लेके दिसंबर 18, कितना हो गया 9 मंथ्स। 9 मंथ्स कंप्लीट भी नहीं हुआ लेकिन आपको मिल गया 91% प्रॉफिट। ये पैंडेमिक के टाइम, जो कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में शेयर प्राइस गिर गया था, इन्वेस्टर को लगा नहीं अभी पैंडेमिक है, अभी शेयर प्राइस गिर गया है, अभी हम लोग को बाय नहीं करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए, हम लोग को लॉस होगा। तो उनके लिए ये चार्ट मैंने बनाया है। तो अगर कोई शेयर आपको ख़रीदना है तो वो जब प्राइस कम होता है, मतलब डाउनफॉल होता है, उसी टाइम में ख़रीदना है, ना कि हमको इंतज़ार करना है प्राइस कब बढ़ेगा। अभी तो मार्केट और डाउन में चल रहा है, मार्केट डाउन में ही अगर कुछ खरीदेंगे तो मार्केट हाई होने तक अगर उससे वेट करेंगे तभी हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है, अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ये तो नॉर्मल बात है, क्योंकि अगर हम कम पैसे में किसी भी चीज़ को खरीदेंगे और ज़्यादा पैसे में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा ना। तो यहाँ पे 91% का आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट हो जाता है 9 मंथ्स में। अगर होल टाइम में, यहाँ पे आपको 11 मंथ्स का कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, 11 मंथ्स में मतलब ये 12 फरवरी तक का कैलकुलेशन है। तो आईसीआईसीआई बैंक का सबसे लो प्राइस कितना था, 268.30 पैसा, और हाई कितना था उसका 649.90। ये उसका हाई अमाउंट है और ये इसका लो अमाउंट है। एक सपोज़ एक इन्वेस्टर 270 में अप्रैल में बाय किया और उसका हाई अमाउंट 249 लेके चलते हैं राउंड फिगर में, अगर उसने सेल किया तो 11 मंथ्स में उसको प्रॉफिट मिल गया 379.90। तो उसका परसेंटेज कितने हो गया प्रॉफिट, 140%, 140.70%। ये हो गया उसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न प्रॉफिट का। तो 270 में बाय किया, 649.90 में उसको सेल कर दिया, उससे मिल गया 140.70% 140.70% उसको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। इतने सारे बेनिफिट आपको सिर्फ 11 मंथ्स में मिल रहा है, 11 महीना में, और ये कैलकुलेशन से 12 फरवरी तक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिला। कोई भी बैंक आपको इतना प्रॉफिट नहीं देगा, इतना रिटर्न कभी भी नहीं दे सकता है कोई भी बैंक। 6% 7% तो पब्लिक सेक्टर बैंक में मिलता है, अगर प्राइवेट सेक्टर को जाए तो वो भी 7 से 8% ही मिलता है। अभी थोड़ा कम हो चुका है पैंडेमिक के वजह से। नेक्स्ट चार्ट देखिए टाटा मोटर कंपनी का। ये कंपनी इतना अच्छा रिटर्न दिया है, मतलब बताना
आपको सिर्फ चार्ट से ही पता चल जाएगा। देखिए 31 मार्च को उसका प्राइस था 70 रुपीज़, एक दिन बाद ही उसका प्राइस नीचे गिर गया, 69 हो गया, 1 रुपये का यहाँ पे घाटा हो गया। 28 सितंबर को वो हो गया 2020 को 133, फिर 18 दिसंबर को हो गया 180। तो अगर टोटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करें 70 रुपीज़ से लेके 180 तक, तो 9 मंथ्स में उसका कितना हो गया 110 रुपीज़। ये हो गया प्रॉफिट। अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करें तो वो हो गया 157.14%, वो भी 9 मंथ्स हुआ भी नहीं, कंप्लीट भी नहीं हुआ। अगर 12 फरवरी तक यहाँ के कैलकुलेशन करके हम लोग देखें, 12 फरवरी 2021 तक उसका सबसे लो प्राइस था 63.50 और हाई प्राइस था 341.90। अगर कोई इन्वेस्टर 70 रुपीज़ में बाय करता है और 341.90 में उसे बेच देता है, या फिर 63.50 में बाय करके 341.90 में बेच देता है, तो उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा 278.40 उसको प्रॉफिट मिल रहा है। अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन करें तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो रहा है 397.71%। इमेजिन 11 मंथ्स में आपको इतना ह्यूज अमाउंट का परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट का रिटर्न मिल रहा है, जो कि इमेजिनेशन के बाहर है। अगर यहाँ पे आप 10 भी शेयर बाय करते हैं 70 रुपीज़ में, तो आपको कितना प्राइस देना होगा 700, और आपको मिलेगा क्या 340 लेके चलते हैं, 340 इंटू 10 आपको मिलेगा 3400 रुपये रिटर्न। नॉट बैड, इट्स सो गुड। तो ये हो गया टाटा मोटर्स का एक चार्ट। अभी हम नेक्स्ट आपको बताते हैं निफ्टी में कैसे चेंजेस हुआ है ये एक साल के बीच, 2020 से लेके 12 फरवरी के बीच तक कितना निफ्टी में चेंज हुआ है। ये देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ निफ्टी का, 12 फरवरी 2021 का ये चार्ट है। यहाँ पे 52 वीक मतलब एक साल का लो एंड हाई दिखाया गया है। यहाँ पे 52 वीक में लो था 7511.1 और उसका सबसे ज़्यादा हाई था 15,257.1। 7,500 लेके चलते हैं एक राउंड फिगर, और 15,250 लेके चलते हैं राउंड फिगर, तो यहाँ पे डबल निफ्टी में रिटर्न मिलता है। मतलब निफ्टी हाई हो रहा है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी हाई हो रहा है। अगर कोई निफ्टी में यहाँ पे इन्वेस्ट करा, उसका अमाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यहाँ पे अमाउंट डबल हो गया निफ्टी में, और ये उसका चार्ट लेवल है। यहाँ पे कितना लो हो के चल रहा था, लेकिन अभी उसका अमाउंट, ये एक दिन का चार्ट है, अभी कितना ज़्यादा हाई हो चुका है निफ्टी। तो आप खुद जान सकते हैं, यहाँ पे 52 वीक लिखा है, लेकिन ये जो अमाउंट है 7,500, ये पैंडेमिक के टाइम मतलब मार्च के महीने में जब स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, उसी समय का है। अभी तो एक साल भी हुआ नहीं है, मार्च महीना अभी तक आया नहीं है, 12 फरवरी तक मैंने आपको दिखा रही हूँ। ये हो गया निफ्टी का हाई एंड लो। अभी चलते हैं सेंसेक्स के ऊपर, एक आपको चार्ट दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा सेंसेक्स में क्या होता है। तो देखिए सेंसेक्स में भी उसी पैंडेमिक के टाइम, कोरोना के टाइम में लॉकडाउन हो गया था, तो 25,638.90 हो गया था, 25,638.9। और यहाँ पे 52 वीक का हाई देखिए 51,835.80 हो गया, 86 हो गया था। तो इसे राउंड फिगर लेके चलते हैं 25,600, या इसे 51,800 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे भी अमाउंट मोर देन डबल हो गया, 25,000 से लेके 51,000 हो गया है। यहाँ पे अगर कोई सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता है तो उसे डबल रिटर्न यहाँ पे एक साल में मिल रहा है। ये है निफ्टी और सेंसेक्स का एक ओवरव्यू, जहाँ से आपको पता चलता है कि कैसे मार्केट ऑफ होगा, कैसे डाउन होगा। और ये जो है उसका डेली बेसिस का चार्ट है कि मार्केट में 10:34 पे कितना उसका वैल्यूज़ कम हुआ है, फिर 12 बजे में कितना उसका वैल्यू हुआ है। ये टोटल मार्केट का ओवरव्यू है। अगर इन्वेस्टर यहाँ पे मार्केट का चार्ट देख के
थोड़ा सा डर जाएगा, नहीं यहाँ पे तो नीचे आ गया, फिर ऊपर नहीं जाएगा, तो वो आपका गलतफहमी है कि मार्केट अगर डाउन भी होता है तो मार्केट यहाँ पे हाई भी होगा। हमें सिर्फ पेशेंस रखना है और होल्ड करना है और डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है आपको इस चार्ट के थ्रू आराम से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। 25,000 हो गया, यहाँ पे 51,000। तो अगर आप आज ही खरीद के बोलेंगे कल बेचूंगा, या फिर कल खरीद के कहेंगे परसों बेचूंगा, तो ऐसे तो मार्केट में आपको रिटर्न नहीं मिल सकता। आपको थोड़ा सा होल्ड करना होगा, पेशेंस रखना होगा। बाय करेंगे लो, जब अमाउंट लो हो रहा है तभी बाय करना चाहिए, और जब अमाउंट हाई मतलब पीक पॉइंट में आ रहा है तभी आपको सेल करना चाहिए। लेकिन आप सब क्या करते हैं, जब अमाउंट पीक टाइम में आ जाता है तभी सोचते हैं नहीं अभी बाय करना चाहिए, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसके बाद ही कुछ न्यूज़ ऐसे आ जाता है जो नेगेटिव होता है, तो वो मार्केट नीचे आ जाता है, और उसी टाइम आप क्या करते हैं, बाय करने के वजह से सेल कर देते, क्योंकि आप डर जाते हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है, अभी हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, अभी लॉस हो जाएगा। तो ये हो गया ओवरऑल सेंसेक्स एंड निफ्टी का एक आपको आइडिया मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में और क्या रह गया, निफ्टी को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने जाना व्हाट इज स्टॉक मार्केट, पर्पज ऑफ स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट कैसे आपको बेनिफिट देता है, निफ्टी क्या है, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जैसे बीएसई का इंडेक्स सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स 30 क्या है, कितने सारे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में अवेलेबल है, स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटरी बॉडी कौन है, निफ्टी कैसे काम करता है, सेंसेक्स कैसे काम करता है, अब स्टॉक कैसे बाय करना है और कौन से पॉइंट में बाय करना है, कौन से पॉइंट में उसे सेल करके हमें बेनिफिट मिल सकता है। एक स्टॉक जनरल पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे ज़्यादा रिटर्न देता है या फिर कम रिटर्न देता है, उस सारे डिटेल्स आज के वीडियो में आपने देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। See you in next video. Bye.